नीचे गार्डन में किसी लड़की को जमीन में बैठे देख मनोज भागते हुए नीचे पहुंचता है और मधु के कंधे पर हाथ रख देता है। मधु मुड़कर मनोज की ओर देखती है। मधु का चेहरा बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। पूरा चेहरा मिट्टी से सना था। उसके दोनों हाथों में मिट्टी भरी हुई थी और वो दोनों हाथों से ठूस ठूस कर मिट्टी खा रही थी। उसके पूरे कपड़े और शरीर गीली मिट्टी से भरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देख मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये क्या कर रही हो मधु? ये क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ, हम कल सुबह ही यहां से निकल जाएंगे, चलो मेरे साथ। मनोज का हाथ झटक कर मधु जोर जोर से हंसने लगती है और उसके बाद ऐसे चिल्लाती है जैसे उसे सामने से कोई आता नजर आ रहा हो। चीखते हुए वो अपने बाल, चेहरा और खाल नोच कर नीचे फेंक रही थी। उसके नाखून अचानक ही किसी जानवर जैसे बड़े हो गए थे, जिससे वो अपनी ही गर्दन और सीने को फाड़ डालती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते देख मनोज बदहवास दौड़ता हुआ रवि और धीरज के कमरे में पहुंचता है। वो मधु नहीं रही। क्या मतलब नहीं रही? वो मेरे सामने उसने अपनी जान ले ली। इम्पॉसिबल। अच्छी खासी लड़की ऐसे कैसे अपनी जान ले लेगी? तू चल मेरे साथ, होटल का सीसीटीवी चेक करते हैं। कुछ तो हुआ है उसके साथ। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। कुछ नहीं हुआ उसके साथ यार। मैं वहीं पर था, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। किसी ने नहीं मारा उसे, उसने खुद अपनी जान ले ली है। मनोज के कहने के बाद भी रवि और धीरज को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। इसलिए वो दोनों उसे कमरे में रोता छोड़ होटल के सीसीटीवी रूम की ओर दौड़ पड़ते हैं। इधर मनोज अपना सर पकड़े बेतहाशा आंसू बहा रहा था और उधर रवि और धीरज सीसीटीवी रूम में पहुंच गए थे। वहां जाकर उन्हें नजर आता है कि मधु अपने कमरे की खिड़की से किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह दीवार पर चलते हुए आई और फिर गार्डन में बैठकर मिट्टी खाने लगी और अंत में उसने अपनी नाखूनों से खुद को ही चीर डाला। ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान खुद को इस तरह से मार नहीं सकता। तुमने देखा? उसके नाखून तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहे थे? ऐसा लग रहा था वो किसी और के कंट्रोल में है, जैसे कोई और हावी हो गया था उस पर। तुम लोग मानो या ना मानो, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और मुझे तो ये भी लगता है कि ये सब हमारे उस खंडहर में जाने के कारण हुआ। अरे बंद कर तू अपनी बकवास। कहीं ऐसा तो नहीं उस खंडहर की आड़ में तूने ये सारा गेम खेला? क्योंकि पिछले महीने तूने ही मधु को प्रपोज किया था, लेकिन मधु ने तेरी बजाय मनोज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। कहीं तेरी जलन ने ही तो जान नहीं ले ली उसकी, और तू ही लेकर आया था ना हमें पहाड़ों में घुमाने। बकवास बंद कर। हाँ, मैंने प्रपोज किया था मधु को और मैं मानता हूँ कि मैं उसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन जो प्यार करता है ना वो जान नहीं ले सकता। उसने बेशक मेरा प्रपोजल मना कर दिया था, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। अरे मैं तो हमेशा यही चाहता था कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, आगे बढ़े, और इसीलिए मैंने उससे वादा भी किया था कि मेरे प्यार से हमारी दोस्ती पर कभी आंच नहीं आएगी। मैंने तो सुना है पहाड़ों में काले जादू के भी खूब किस्से होते हैं। आदिवासी गांव की कहानी सुनाकर तारीफ तो खूब बटोर ली तूने। ये नहीं बताया आदिवासी गांव में टोन टोटके भी होते हैं। तूने इसी काले जादू की मदद से जान ली है मधु की। आने दे पुलिस को, मैं सब बताऊंगा। धीरज, मधु की मौत का गहरा सदमा लगा है मुझे। कुछ भी बोले जा रहा है तू ऐसे कैसे ये सब कह सकता है? तू ये नाटक बंद कर। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। पहले तेरा इधर लाने का प्रोग्राम बनाना, फिर अपने टोने टोटके से मेरी तबीयत खराब करना। ओह यस 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 यस, अभी याद आया। गाड़ी में बैठने से पहले तूने ही हम सबको वो पहाड़ी ड्रिंक के नाम पर कुछ पिलाया था ना। उसे पीने के कुछ देर बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसके बाद मुझे तो होश ही नहीं था। पता नहीं किस शक्ति के सम्मोहन में था मैं। कब मैंने गाड़ी ड्राइव करी और गाड़ी को ले जाकर उस खंडहर के सामने पहुंचा दिया, मुझे पता भी नहीं चला।
तूने ये सब जानबूझकर मेरे हाथों करवाया ताकि कोई तुझ पर शक भी ना करे और तू चुपचाप पीछे बैठकर तमाशा देखता रहे। अभी भी समय है रवि, अपना सच कबूल कर ले, वरना मैं पुलिस के सामने सच बताने से पीछे नहीं हटने वाला। हमारे दोस्त की जान गई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर एक दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे अपने दूसरे दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पागल मत बन, मधु सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, तो बहुत अच्छी तरह जानता है मेरे लिए दोस्त से कहीं बढ़कर थी। और उसकी मौत का जितना दुख मुझे है ना, उतना तुम में से किसी को नहीं हो सकता। तू कब से जानता है मधु को? 1 साल से ना। स्कूल की फ्रेंड है वो मेरी। 10 सालों से जानते हैं हम दोनों एक दूसरे को। मधु मेरे लिए क्या थी तू इस जन्म में कभी समझ नहीं पाएगा, इसलिए मुझसे उलझने की कोशिश मत कर। इधर धीरज और रवि हाथापाई पर उतर आए थे और उधर कमरे में मनोज किसी और ही हालत में था। अचानक ही रवि को मनोज के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों दौड़ते हुए कमरे में पहुंचते हैं। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सामने मनोज जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी और शरीर पूरी तरह कीचड़ में लिपटा था। उसका मुंह फटा हुआ था और उसमें ढेरों मिट्टी ठूसी हुई थी, जैसे किसी ने जबरन उसके मुंह में भरी हो। दोस्त की ऐसी हालत देख रवि एक पल को खुद को संभाल नहीं पाता और पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। अभी भी तू यही बोलेगा ना कि मैंने इसको मार दिया? अरे मैं तो तेरे साथ था, मुझे तो पता भी नहीं कि कमरे में क्या हुआ और क्यों हुआ। पता नहीं किसकी काली नजर लग गई मेरे दोस्तों को। किस मनहूस पल में मैंने इस ट्रिप पर आने का सोचा था। ना जाने क्यों खंडहर के सामने रुकते ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। शायद भगवान मुझे चेतावनी दे रहे थे कि हमें उस समय वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन तुझे ही बहुत शौक चढ़ा था ना खंडहर में शैतान ढूंढने के लिए। देख लिया ना तूने शैतान। अब समझ में आया कि गांव वाले जो कहानी सुनाते थे वो झूठ नहीं थी, और शायद यही कारण था कि वो गांव खाली करके बरसों पहले चले गए थे। रवि गहरे दुख में था।